आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन लें तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमल से रगड़कर साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को किससे रगड़कर साफ किया जाता है? रेगमर से रगड़कर साफ किया जाता है। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच में इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि इतना में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंख से यथासंभव दूर रखें। आपने क्या परीक्षण किया? मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच ग्लास में इकट्ठा करना। यहाँ पे देख सकते हैं ये चिमटा है, यहाँ पे ये बर्नर है जिससे ये लौ निकल रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन का दहन किस लौ के साथ हो रहा है? श्वेत लौ के साथ, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाला अभिक्रिया के कारण यह बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम रिबन का दहन श्वेत लौ के साथ हो रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ करके पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आता है उसमें ये सब पूछा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 1.2। एक प्रखनली में लेड सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम ऑक्साइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या परीक्षण किया? क्रियाकलाप एक सक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। सक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या होता है? पहले अवस्था में परिवर्तन होता है, फिर रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्ययन में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूप का अध्ययन करेंगे। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। रासायनिक समीकरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है।
वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे शब्द सारणी के रूप में लिखना सबसे सरल विधि है। ऊपर दिए गए अभिक्रिया का शब्द सारणी इस प्रकार होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोला जाता है, और जो बनता है उसे उत्पाद बोला जाता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। आइए अब आगे देखते हैं। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द सारणी में अभिक्रिया के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त सब समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg प्लस O2 मिलकर के क्या बना? MgO। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। संतुलन समीकरण का महत्व। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का स्मरण होगा, जिसको आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाल समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या समीकरण 1.2 संतुलित है? ये जो समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, क्या ये संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण के चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। दर्शाया गया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर के जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना। उपयुक्त सब समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है, जैसे Zn प्लस H2SO4 मिलकर के ZnSO4 प्लस H2 बना। तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या की तुलना करें। इधर जिंक का एक परमाणु है, इधर भी जिंक एक है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4। अर्थात ये समीकरण जो है संतुलित है। तीर के निशान के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। FeH2O Fe3O4 प्लस H2 बना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। Fe का एक परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन 2,
सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 परमाणु है। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं कि बाईं ओर केवल ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए प्रारंभ में H2O में 1 संतुलित करने के लिए 4 से गुना करेंगे। ठीक है। यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O के होल 4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा। Fe हो गया 4H2O, Fe3O4 और H2। आंशिक रूप से संतुलन समीकरण। Fe लोहा तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्वों को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण से हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को 4 कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं ये संतुलित किया गया है और यहाँ पे ये संतुलन करने के लिए बताया गया। ठीक है। दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की यह विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि यह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। चरण 4 भौतिक अवस्था के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी में जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण के अधिक सूचना रूप बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों को रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादक को गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था के रूप में क्रमशः गैस के लिए G, द्रव के लिए L और जलीय के लिए AQ और ठोस के लिए S से दर्शाया जाता है। ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट आता है। पूछ देगा कोई समीकरण दे करके कि बताइए इसमें जलीय का किससे सूचित किया जाता है, तो उसे AQ से किया जाता है। ठीक है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होता है तब हम AQ लिखते हैं। ध्यान दीजिए समीकरण इतना में H2O के साथ G का चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे CO गैस है, 2H2 भी गैस है और CH3OH बना 340 ATM पर। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं 6CO2, 12H2O, इधर C6H12O6 प्लस 6O2, 6H2O बना सूर्य प्रकाश, ये क्लोरोफिल। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित समीकरण लिखिए। यहाँ पे रासायनिक समीकरण लिखना है तीनों का। उसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के
संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा घुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेपण बनता है। देखो, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा वो घुलनशील बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, ना कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। परमाणु के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया दिया हुआ है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ठीक है, इसे आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूना का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूना का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। CaO बुझा हुआ चूना H2 के साथ मिल करके CaOH का होल 2 बनाता है और ऊष्मा बनाता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर के एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। क्या आप जानते हैं, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूना के लिए विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमे धीमे गति से अभिक्रिया करके दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमे धीमे अभिक्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इससे दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, CaCO3। ठीक है, आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पर चर्चा करें। जैसे कोयला का दहन, C+O2 CO2 बनता है। H2 तथा O2 से जल का निर्माण होता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है क्रियाकलाप 1.4 में। यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्रियाकलाप 1.4 में अधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई है। इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, CH4O2 CO2 और 2H2 प्लस ऊर्जा बना। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे।
C6H12O6 मिल करके 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा बनाता है। साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रखनली को गर्म करने तथा गंध सूखने की सही विधि है। वियोजन अभिक्रिया दिया हुआ है, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए, अब क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। 2FeSO4 मिल 2FeSO4 से Fe2O3 और SO2 और SO3 बनता है। फेरस सल्फेट से फेरिक ऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। ऊष्मा देने वाली कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम डाइऑक्साइड को चूना या बिना बुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा चूना कहते हैं, ठीक है। इसके अनेक उपयोग में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मा वियोजन कहते हैं। CaCO3 को अगर गर्म किया जाए या ऊष्मा दिया जाए तो इससे CaO और CO2 बनता है, चूना पत्थर जिससे भुजा हुआ चूना बना, ठीक है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। आपने देखा कि भूरा रंग का धुआं उत्सर्जित हुआ। लेड नाइट्रेट से भूरा रंग का धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है। यह नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होता है। 2PbNO3 के होल 2 को अगर तापन या गर्म किया जाए तो 2PbO प्लस 4NO2 और प्लस O2 का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रियाकलाप 1.7 दिया हुआ है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ क्रियाकलाप 1.8 दिया हुआ है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर के सिल्वर धातु बनाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से ऐसा होता है। 2AgCl सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Cl2 का निर्माण करता है। सिल्वर ब्रोमाइड भी इस प्रकार अभिक्रिया करता है। 2AgBr सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Br2 का निर्माण होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 2AgBr
का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होता है? हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्मा शोषी कहते हैं, और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का त्याग होता है उसे बोला जाता है ऊष्मा क्षेपी। निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। एक प्रकनली में लगभग 2 ग्राम बेरियम डाइऑक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डाल करके कांच की छड़ से मिलाइए। अपनी हथेली से प्रकनली के निचले सिरे को छुएं। आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप अभिक्रिया क्या यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी है? यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील। विस्थापन अभिक्रिया। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? FeCuSO4 FeSO4 और Cu बना। यहाँ पे देख सकते हैं FeSO4 और Cu बना। ठीक है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ZnCuSO4, ZnSO4 और Cu बना। ठीक है। PbCuCl2, PbCl2 और Cu बना। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। वे कॉपर को उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ की अपक्षेप कहते हैं। जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसे क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। Na2SO4 BaCl2, BaSO4 और NaCl2 बना। ऐसा क्यों होता है कि Ba2 प्लस तथा SO4 2 माइनस की अभिक्रिया से BaSO4 के अपक्षेप का निर्माण होता है? एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे उपचयन या अपचयन अभिक्रिया देखते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना। 2Cu प्लस O2 ताप देने के बाद 2CuO बन गया। यदि हम गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। CuO प्लस H2 ताप देने के बाद Cu प्लस H2 बन गया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की ह्रास होता है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ। देखो, यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उसे उपचयन कहते हैं, और ऑक्सीजन का यदि ह्रास हुआ है तो उसे अपचयन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा।
अभिक्रिया इतना में कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इस अभिक्रिया को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO+H2 ताप देने के बाद Cu से ऑक्सीजन हटा और H2 से ऑक्सीजन मिला। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो इसे उपचयन बोल सकते हैं। और यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो इसे अपचयन बोलेंगे। ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण: ZnO+C, Zn+CO बना। अब Zn से ऑक्सीजन अलग हुआ, तो ऑक्सीजन अलग हुआ तो ZnO क्या है? अपचयन है। और कार्बन में ऑक्सीजन मिला, तो ये कार्बन क्या है? उपचयन है। उसी तरह आप इसे भी देख सकते हो। ठीक है। ऊपर के उदाहरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभावों को देखा है? संचारण: आपने आवश्यक देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातु में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है, तब ये संक्षारित होता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तु की बहुत क्षति होती है। लोहे के संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। विकृति गंधित वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है, तब उस स्वाद या गंध कैसा होता है? तब उसका स्वाद या गंध कैसा होता है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उसके स्वाद तथा गंध बदल जाता है। प्रायः तैलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। खाद्य पदार्थों में अपचयन रोकने के लिए क्या मिलाया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक मिलाया जाता है। विद्युत रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गतिविधि धीमी हो जाती है। उपचयन की गतिविधि धीमा हो जाता है किसमें? विद्युत रोधी बर्तन में रखने पर। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैला में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी गैस भरा जाता है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे ये पढ़ता हूँ, आपने क्या सीखा? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था में प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिसमें समीकरण
में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो तो इसे संतुलित समीकरण। देखिए इसे दोबारा से देख। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिसमें समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण को संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। वियोजन अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया का विपरीत होता है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। ठीक है। जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया में अविलय लवण प्राप्त होता है जो जल में नहीं घुलता है। अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीजन या उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। ठीक है। ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। बस ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। आप अगर इतने दूर तक वीडियो देखे हो तो थैंक यू।